नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों के इस एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको 7 लोक कल्याण मार्ग से आए पाकिस्तान की बर्बादी के उस पैगाम के बारे में बताएंगे जिसका इंतजार पिछले 7 दिन से हर भारतीय कर रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के चीफ को अपने आवास पर बुलाया और साफ शब्दों में कह दिया कि जाओ और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। जल, थल, वायु तीनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल के सामने ये कह दिया कि टाइम और टारगेट खुद तय कीजिए, मुझे सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है। ये नया भारत है, ये चिंता, निंदा या आलोचना नहीं बल्कि दुश्मन का शिकार करना जानता है। इसके बाद आपको उस कब्र के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान खुद अपने लिए खोदना शुरू कर चुका है। आज पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ने से पहले ही गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तानियों का ये हुजूम देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम आज आपको हैरान करने वाली पाकिस्तान की विद्रोह की तस्वीरें दिखाएंगे। भारत तो खैर जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन आज पाकिस्तान का हर एक प्रांत दूसरे प्रांत से सीधी जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। भारत के अगले एक्शन से डरा हुआ पाकिस्तानी अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना पर भड़क उठा है और स्थिति यह है कि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में गृह युद्ध के पाले खींच चुके हैं। और मेरी एआई वर्जन आज आपको इसी मुद्दे से जुड़ी कौन सी खबर दिखा रही है, बताइए। अंजना, आज जब हर तरफ युद्ध और हथियारों की चर्चा हो रही है तो मैं आज उस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी जिससे यह पता चलता है कि दुनिया में किस कदर तनाव बढ़ चुका है और इसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों का रक्षा बजट काफी बढ़ चुका है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि रक्षा खर्च से जुड़ी इस सूची में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान टॉप 25 देशों में भी शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आपको उस मीटिंग के बारे में बताएंगे जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजर आज दिल्ली पर टिक चुकी है। पहलगांव हमले के 7 दिन बाद 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पाकिस्तान की बर्बादी का मार्ग तय कर लिया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों को कह दिया कि आप टाइम और टारगेट और तारीख तय कर लीजिए, दुश्मन को हर हाल में सबक सिखाइए। आज आपको इस बैठक की तस्वीरें हम दिखाते हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तान के मन में सिहरन पैदा हो चुकी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सभी मौजूद थे। 1.5 घंटे ये बैठक चली है और इसमें साफ कर दिया गया कि अब पाकिस्तान को उसके किए की सबसे बड़ी सजा देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये नया भारत है और नया भारत चिंता, निंदा या आलोचना नहीं बल्कि दुश्मन का शिकार करना चाहता है। इस बैठक के बाद कल प्रधानमंत्री 4 बड़ी बैठकों में शामिल होंगे। पहली बैठक सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की होगी जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिसे सीसीएस भी कहा जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री के साथ 13 मंत्री शामिल होंगे और एक बैठक आर्थिक मामलों के कैबिनेट की होगी जिसे सीसीईए कहा जाता है, जिसमें पीएम मोदी के साथ 10 मंत्री शामिल होंगे। इसके बाद एक बैठक केंद्रीय कैबिनेट की भी होगी जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री के साथ पीएम अपनी बैठक करेंगे। ये बैठक इसलिए भी बड़ी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में जाता है तो देश की बाकी गतिविधियां हैं वो प्रभावित ना होनी चाहिए। इसीलिए अब हम बेबस पाकिस्तान पर मंडराते खतरों की जरा बात करेंगे। पाकिस्तान के नेताओं को लगता है कि आक्रामक भाषा में बोलने से भारत जैसा मजबूत देश डर जाएगा। उन्हें लगता है कि भारत उन्हें जंग की भाषा में जवाब नहीं देगा क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, जिसकी वो अक्सर बात करते हैं। सच ये है कि भारत को पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, इस पर भी सवाल है।
पाकिस्तान खुद ही अंदर खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में आज के हालात ये हैं कि अगर भारत हमला ना भी करे तो भी पाकिस्तान को खत्म होने से कोई अब बचा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। विद्रोही अब पाकिस्तान सेना सरकार पर भारी पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 5 गृह युद्ध अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के लिए ये गृह युद्ध ही काफी हैं। भारत तो बस पाकिस्तान की बर्बादी का तमाशा देख रहा है और शायद ताबूत पर अंतिम कील ठोकेगा। सबसे पहले गृह युद्ध बलूचिस्तान के विद्रोहियों से चल रहा है, जो जल्दी ही बलूचिस्तान को अलग देश घोषित करवा लेंगे। दूसरा गृह युद्ध खैबर पख्तूनवा के विद्रोहियों से चल रहा है, जो पाकिस्तानी सैनिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो यह गृह युद्ध गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हो गया है। यहां पर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है वहां पर। ये लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सरकार ने उनके पहाड़ों को छुआ भी तो ये लोग उनको यहीं पर दफन कर देंगे। अब आइए सिंध प्रांत में। ये चौथा गृह युद्ध सिंध और पंजाब में शुरू हो चुका है और ये युद्ध पानी के लिए छिड़ा एक जंग है। पाकिस्तान की करीब अगर आप देखिए तो 80% जो 80% खेती है, ये जो हरा वाला आप पूरा इलाका देख रहे हैं यही है सिंध पंजाब। यहीं पर 80% खेती होती है और भारत के साथ रिश्ते खराब करके पाकिस्तान ने यहाँ के लोगों को प्यासा मारने की तैयारी कर ली है। तो ऐसे में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो खुलकर निकल रहा है। अब देखिए, 5वां गृह युद्ध पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान में चल रहा है और ये युद्ध बढ़ते कर्ज से है। पाकिस्तान विदेशों से लिए कर्ज में गले तक नहीं बल्कि पूरी तरह से डूब चुका है। हालात ये है कि वो भारत से युद्ध के खतरे को देखते हुए फिर से चीन से 11,680 करोड़ रुपए का कर्ज मांग रहा है। मतलब युद्ध के खतरे में भी कर्ज का अवसर देख रहा है। कर्ज की वजह से अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान के लोग आटा दाल नहीं खरीद पा रहे क्योंकि महंगाई बहुत है और इसीलिए जनता का गुस्सा शहबाज सरकार पर जमकर फूट रहा है। शहबाज सरकार और सेना अंदरूनी कलह से इतने उलझे हुए हैं कि वो भारत को लेकर केवल बयानबाजी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में छिड़ी लड़ाइयों की वजह से वैसे भी पाकिस्तान के टुकड़े होने की नौबत आ चुकी है। तो बलूचिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण। पाकिस्तान के इस मैप में आप जो हिस्सा देख रहे हैं ये है बलूचिस्तान। ये जो आप हल्का ब्लिंक करता हुआ इलाका देख रहे हैं अफगानिस्तान के पहले बॉर्डर पर, ये पूरा इलाका है जो चलता है बलूचिस्तान का। अब बलूचिस्तान की सीमा कहां-कहां, ईरान और अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, दो तरफ से जुड़ती है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़े लोग भी जाने से डरते हैं क्योंकि बलोच विद्रोही इनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और यहीं पे हाल में जो ट्रेन हाईजैक हुआ था उस पर अभी भी कई मंचों पर पाकिस्तान रोता दिखाई देता है। बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान सरकार में 4 वजहों से गृह युद्ध चल रहा है। पहला, बलूचों पर पाकिस्तानी सरकार और सेना का जुल्म। दूसरा, बलोच लोगों को गरीब और बदहाल बनाए रखना। तीसरा, खनिजों की लूट करना, हिस्सेदारी ना देना। चौथा, पाकिस्तानी संसद में कम प्रतिनिधित्व देना। पिछले 70 वर्षों से बलूचिस्तान के लोग इन्हीं मांगों को लेकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब तो वो चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानी ना समझा जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अलग पहचान मिले, अलग देश माना जाए। वर्ष 1948 के बाद से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। उनका मानना है कि भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बना लिया था। यहाँ रहने वाले बलूच, पश्तून, जो ब्राह्वी हैं और हजारा समुदाय के लोग हैं, वो सभी चाहते हैं पिछले 70 सालों से आज़ादी की मांग वो लगातार करते रहे और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर वो अपनी तरफ से जंग छेड़ते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान उनकी ज़मीन का इस्तेमाल तो करता ही है लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करता। यहाँ तक कि उन पर एक से एक जुल्म ढाए जाते हैं, रूह कपा देने वाले जुल्म। खनिजों के मामले में बलूचिस्तान की जमीन पाकिस्तान के लिए सोने की खान जैसी है। क्या क्या है यहाँ पर? प्राकृतिक गैस, कोयला, कॉपर, गोल्ड माइंस,
सब कुछ, लेकिन खनन करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, इसीलिए उसने चीन को इसका ठेका दे दिया है। सोचिए आप। हालांकि विद्रोहियों की वजह से चीन के लिए भी ये काम मुश्किल है। ऐसे में अब हम आपको दिखाते हैं बलूचिस्तान के लोगों का एक आरोप यह भी है कि पाकिस्तान की राजनीति में पंजाब के जो और सिंध के लोग हैं उनका बोलबाला है, उनका दबदबा है, और यही उनकी सबसे दुख भरी कहानी है। न सिर्फ प्रतिनिधित्व कम है, उनकी आवाज कम है पाकिस्तान में, बल्कि उन पर एक से एक जुल्म ढाए जाते हैं। लोग बलूचों पर जो अलग अलग जगहों पर तस्वीरें आती है वो देखकर हैरान रह जाएंगे, और यही वजह है कि बलूच विश्व के किसी भी कोने में हो, वो अमेरिका में, ब्रिटेन में रहकर पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, अपने देश की सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो अलग मुल्क चाहते हैं, वो पाकिस्तान के शिकंजे से भागना चाहते हैं। बलूच विद्रोहियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान सरकार और सेना के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने वाले 5000 से ज्यादा लोग अचानक गायब हो गए और पाकिस्तान की संसद में चर्चा तक नहीं करवाई गई। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा बलूचिस्तान है, 44%, लेकिन पाकिस्तान की संसद में हिस्सेदारी 6%, 6%। देखिए, यानी कुल 336 सांसदों में से मात्र 20 सांसद बलूचिस्तान के, जबकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की 6% आबादी रहती है। यह क्षेत्र पाकिस्तान की कुल जीडीपी में 5% की हिस्सेदारी रखता है। सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जो खनिजों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर इलाका है, उसे पाकिस्तान में बदहाल रखा ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। बलूचिस्तान की 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गरीब इलाका है। पाकिस्तान की जो 14% गरीब आबादी है वो यहीं पर बलूचिस्तान के इलाके में रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना ने यहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए, यही वो तस्वीर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग अपने हक के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ भारी तादाद में निकल रहे हैं, और ये वो विद्रोह है जो ये साफ संकेत दे रहा है कि वो अपने अलग मुल्क की मांग कर रहे हैं। वो इसके लिए मर मिटने को तैयार हैं। वो सड़कों पर भारी तादाद में निकल रहे हैं। इस विद्रोह में 4 बड़े संगठन एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी, चारों शामिल। इसमें भी बलोच लिबरेशन जो आर्मी है यानी BLA, वो सबसे आगे है और उसका अच्छा खासा दबदबा अगर आप देखें तो कई सारे विदेशों में भी वो अलग अलग मुल्कों में जाकर बलोचियों की आवाज को बुलंद करते हैं। BLA के लोग पाकिस्तानी सेना और चीन के निवेश के खिलाफ बड़े हमले करते हैं। इस संगठन में करीब 6000 विद्रोही बताए जाते हैं, जो वर्ष 2000 में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए बलूच विद्रोही हमेशा से एक बड़ा खतरा रहे हैं। आप सोचिए कि पिछले महीने BLA ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री बैठे थे, और इन यात्रियों में भी ज्यादा संख्या पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों की थी। इस हाईजैक में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक फिर मारे गए। आज ही BLA ने ग्वादर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक अधिकारी को मार गिराया। कितना बड़ा सिरदर्द पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान जितना बड़ा सिरदर्द है, उससे ज्यादा परेशानी उसे खैबर पख्तूनवा में हो रही है। अब हम आपको वो इलाका दिखाते हैं। खैबर में पाकिस्तान के 2 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन आतंकी संगठन जो अब उन पर ही हमले कर रहा है, दूसरा स्थानीय जनता जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गई है। खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के लिए दहशत की वजह है, क्योंकि पाकिस्तानी शहरों में होने वाली ज्यादातर आतंकी हमलों के तार इस इलाके से जुड़ते हैं, खैबर पख्तूनवा से। यही के आतंकी संगठन है जो लगातार पाकिस्तान के अन्य इलाकों में अपनी ही सरकार के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम आपको पाकिस्तान का मैप दिखाते हैं। पाकिस्तान के इस मैप में ये जो इलाका आप देख रहे हैं वो खैबर पख्तूनवा है। यहां पर पाकिस्तान की 17% आबादी रहती है। इस इलाके में जबरदस्त गरीबी है, बहुत बदहाली है। खैबर की 48% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, और इस वजह से ये इलाका आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। खैबर में आतंकी संगठन TTP
यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का बोलबाला है। अब ये दोनों आतंकी संगठन पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान जिन आतंकियों के दम पर भारत को परेशान करना चाहता था, आज वही आतंकी उसके लिए भस्मासुर बन गए हैं। टीटीपी और जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून चाहते हैं और इसीलिए वो पाकिस्तानी सरकार पर, सेना पर आतंकी हमले करते हैं। आतंकी संगठन टीटीपी चाहता है कि खैबर का पूरे इलाके पर उनका अपना कब्जा हो जाए। केवल यही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतरे हैं। खैबर में काफी लंबे समय से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन चल रहा है। अब ये क्या है, हम आपको बताते हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ आंदोलन, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ की जनता में पाकिस्तानी सेना हो, पाकिस्तान की सरकार हो, उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। हाल ही में खैबर की जनता ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसके खिलाफ उन्होंने खुलकर प्रदर्शन किया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने जिस जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनाया, वहां जमीन मालिकों को उसका मुआवजा तक देने की हालत में वो नहीं था। मुआवजा मिला नहीं, अब वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ा हुआ गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान को हर रोज नए जख्म दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से गिलगित में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये किसके खिलाफ बैठे हैं पाकिस्तान में। पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है। गिलगित में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियारबंद आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और ये शाहबाज सरकार हो और ये जो सेना चीफ है इनके, जनरल आसिफ मुनीर के लिए बुरी खबर हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर मतलब वो खुलकर भाषण देते हैं यहाँ पर कि हम हथियारबंद विद्रोह अब करने वाले हैं सरकार के खिलाफ। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी सेना हो और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को गिलगित में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सरकार, और ये रविवार मतलब आप समझ लीजिए, घटना के बाद उनकी जमीन लूट गई है, ये आरोप वो लगा रहे हैं बार बार। तो ये आतंकी घटना जो पाकिस्तान ने पहलगाम में कराया है, उसके बाद भी ये विद्रोह रुक नहीं रहा है। और इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि ऐसी नौबत में पाकिस्तान घिरता जा रहा है, जहां पर उसके अंदर के ही लोग जो उनके विरोध में हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है। भारत कुछ ना कुछ तो करेगा। वहां के ही लोग वीडियो बना बना के बता रहे हैं देश को कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ी कार्रवाई करेगा, हमला तो करेगा ही। ऐसे में जो तमाम लोग अपनी सरकार, अपनी सेना के खिलाफ हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, गिलगित बाल्टिस्तान में हो, वो रैलियां निकाल रहे हैं। और रविवार को गिलगित में ये बड़ी रैली निकली है, जहां पर पाकिस्तानी सरकार पर उनकी जमीनों को लूटने का उन्होंने आरोप लगाया। यहाँ के लोग इतने गुस्से में हैं कि वो पाकिस्तान सरकार को धमकी दे रहे हैं, और सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के पहाड़ों को छुआ भी तो वहीं पर उनको दफन कर देंगे। आप सोचिए कि गिलगित के लोग पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। अगर हम आपको मैप में दिखाएं गिलगित बाल्टिस्तान की लोकेशन, तो आप समझ पाएंगे कि यह इलाका पीओके में है, जो भारत, चीन और अफगानिस्तान से जुड़ता है। ये वाला इलाका, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ और हथियारबंद विद्रोह का मतलब आप समझ रहे हैं इस इलाके में। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान पिछले काफी समय से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। यहाँ के लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र को विवादित क्षेत्र मानता है, लेकिन सेना के दम पर इस क्षेत्र के रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। गिलगित बाल्टिस्तान में बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पूरे पाकिस्तान को बिजली दी जाती है, लेकिन गिलगित के लोगों को इसका लाभ मिलता नहीं है। इस वजह से यहाँ के लोग विद्रोह पर उतरे। देखिए उनकी तस्वीर। तो गिलगित बाल्टिस्तान में जो हो रहा है वो आपने देख लिया, और ये सब कुछ इस रविवार की बात है। तो आप कल्पना कीजिए कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह की खलबली है। उन्हें बस इतना समझ में आ रहा है कि चाहे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर हो या फिर शहबाज शरीफ,
दोनों चारों तरफ से घिरे हुए हैं। भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। पूरे विश्व ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। यही वो वक्त है जब खुलकर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह करना है। पाकिस्तान के लिए चौथा गृह युद्ध अब सिंध और पंजाब में शुरू होने वाला है। आप देखिए कि ये वो जगह है जिसे माना जाता है कि सबसे ज्यादा भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो फैसला किया है, इस फैसले से असर कहां हो रहा है? पाकिस्तान का सिंध और पंजाब बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। ये बात पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, अगर आप देखें भी तो ये तमाम जो पांचों नदियां हैं, अगर वो बहती हैं और सागर की तरफ जाती हैं तो सिंध और पंजाब से ही होकर गुजरती है। तो सबसे ज्यादा लाभ इसी इलाके को मिलता है। पाकिस्तान की 80% खेती पंजाब और सिंध में होती है। ये जो जल संधि हम तोड़ रहे हैं, सिंधु जल संधि, उसका पानी ना खैबर पख्तूनवा में जाता है ना बलूचिस्तान में, वहां तो पहले ही विद्रोह है। उसका पानी पंजाब और सिंध में होकर गुजरता है और यहीं पर 80% खेती होती है पंजाब की। सिंचाई के लिए पंजाब और सिंध के बीच पानी को लेकर काफी समय से पहले ही विवाद चल रहा है। आपस में ही भिड़े हुए हैं पंजाब और सिंध। पाकिस्तान, ये दोनों ही राज्य सिंध के जल पर निर्भर है। पंजाब से होकर ही अगर आप देखिए तो सिंधु का पानी सिंध पहुंचता है। पंजाब में ही इस नदी का ज्यादातर पानी इस्तेमाल भी हो जाता है, जिससे सिंध के लोगों को जरूरत से कम मात्रा में पानी मिलता है। और इसीलिए पंजाब और सिंध, तो ये हम पाकिस्तान के प्रांतों की बात कर रहे हैं, और ऐसे में पंजाब से होकर सिंध पहुंचते पहुंचते कम पानी बचता है तो वो पहले से लड़ रहे हैं। अब अगर पानी पहले से कम आए, एक बार ज्यादा आ जाए, कल्पना कीजिए वहां की क्या स्थिति होने वाली। अब तो स्थिति यह है कि भारत के सख्त कदम से सिंध और पंजाब में पानी की कमी का अंदेशा है और इसीलिए दोनों राज्यों में अभी से जंग छिड़ गई है। सिंध के लोगों ने पंजाब को पानी देने को लेकर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया। हम उसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान की, जो शायद आपको किसी और ने नहीं दिखाया है, लेकिन हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में अंदर खाने क्या चल रहा है। सिंध के लोगों ने पंजाब को लेकर, जो पंजाब को पानी देने को लेकर सड़कों पर यह उग्र प्रदर्शन किया है। भारी तादाद में सड़कों पर निकले हैं। सिंध के लोगों की मांग है कि वो नदी का जल बराबर मात्रा में दोनों राज्यों को दे, ताकि सिंध के किसानों को सूखे की मार ना झेलनी पड़े। वो कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है और पानी आता है तो पंजाब और सिंध को बराबर बराबर दीजिए। अभी सोचिए, जब गला दबेगा, जब गला सूखेगा, जब पानी कम जाएगा तो ये क्या नौबत पहुंचेगी। सिंध पिछली काफी समय से पानी की किल्लत झेल रहा है। इस इलाके के लोगों को जरूरत से 62% कम पानी नसीब हो रहा है। अब अगर भारत ने सिंधु नदी का जल रोक दिया तो सिंध में भयानक सूखा पड़ेगा। इसको लेकर सिंध के कई जिलों में जो चलिस्तान नहर है, इस पर एक परियोजना चल रही है और इस चोलिस्तान नहर परियोजना को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये नहर परियोजना पाकिस्तानी सेना की तरफ से चलाई जा रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये सब कुछ हो रहा है और अभी हो रहा है पाकिस्तान में। इस परियोजना का उद्घाटन फरवरी 2025 में पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने किया था। इस नहर परियोजना का मकसद सिंधु की 5 और भारत की सतलज नदी की एक नहर का पानी रेगिस्तान भूमि तक पहुंचाने का था। लेकिन सिंध के लोग इस बात से परेशान हैं क्योंकि वहां पहले से ही पानी की किल्लत है और सिंधु नदी भी सूख रही है। ऐसे में उन्हें डर है कि खेती के लिए उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा। और इसी वजह से जो तोड़फोड़ आप देख रहे हैं, उग्र प्रदर्शन देख रहे हैं, ये देखिए, दूर से ही आप देखेंगे तो पूरे इलाके में किस तरह से सब कुछ बंद ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि उग्र प्रदर्शनकारी सड़कों को पूरी तरह से जाम कर चुके हैं। यही वजह है कि सिंध को लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन और आगजनी कर रहे हैं। जो तस्वीरें वहां की हैं, पुलिस की वैन में आग लगा रहे हैं। आज आपको सिंधु जल समझौता स्थगित होने का असर भी दिखाते हैं, जिससे लोगों को पाकिस्तान में सूखा पड़ने और खेती सूखने का डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि भारत ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये सच है कि जितनी तबाही, जितनी तकलीफ बारूद नहीं दे सकता, उससे कई गुना ज्यादा परेशानी पानी दे सकता है। फिर चाहे वो पानी की कमी हो या फिर हर तरफ पानी ही पानी हो।
आज पाकिस्तान की पानी वाली नब्ज भारत ने पकड़ ली है और इसकी दहशत पाकिस्तान में नजर आ रही है, क्योंकि अब वहां लोगों को खेत खलिहान नहीं बल्कि बंजर और रेगिस्तान नजर आने लगा है। पाकिस्तान के लोगों को चिंता सताने लगी है कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान रेगिस्तान में बदल जाएगा। सिर्फ सिंचाई ही नहीं, पाकिस्तान के लोग पीने के पानी को लेकर भी परेशान हैं। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु के पानी पर निर्भर है। अगर पाकिस्तान में जल संकट हुआ तो खाने का भी संकट हो सकता है। पाकिस्तान को असर पड़ेगा सोइंग सीजन में, जबकि पानी इतना उनको ज्यादा जरूरत होती है और इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो जो हमारी रेगुलेशन के तहत ये ट्रीटी में बताया गया कि कितना हमने छोड़ना है वो हम ना छोड़ें, रोक दें, उसको तो हम रोक सकते हैं और उससे उनके एग्रीकल्चर पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो उसको रोकना रियलिस्टिक है? कैसे रुक सकेगा? नहीं, अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो उसको रोकना तो वो रोकेंगे, जिस हद तक उनके पास स्टोरेजेस हैं उसको रोकेंगे। फिलहाल पाकिस्तान इसी सोच में डूबा है कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। पाकिस्तान के नेता भले ही बड़े बड़े बयान दें, लेकिन जनता ये महसूस कर रही है कि आगे उन्हें क्या झेलना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान एक और गृह युद्ध लड़ रहा है, वो है करोड़ों का कर्ज। पाकिस्तान अपने कर्ज से यह जंग पिछले कई सालों से लड़ रहा है और वो इसे आज तक जीत नहीं पाया है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और अब वो अपनी सरकार के खिलाफ होने लगे हैं। पाकिस्तान पर इस वक्त 67,50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 25 करोड़ 30 लाख है और इसके हर व्यक्ति पर अगर आप देखिए तो 2,70,000 रुपए का कर्ज है। फिर से सुनिए, पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 25 करोड़ 30 लाख है, हर व्यक्ति पर कितना है कर्ज? 2,70,000 रुपए का। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो 67.5% है, यानी पाकिस्तान की जो कुल कमाई है उससे तुलना करें तो कमाई का 67.5% हिस्सा कर्ज ही बैठेगा। पाकिस्तान ने लगभग हर बड़े देश से कर्ज मांगा हुआ है और कुछ देशों ने उसे कर्ज दिया है तो कुछ ने मना भी कर दिया है। सोचिए कितने देशों का पैसा फंसा हुआ है इस आतंकिस्तान में। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 67,50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का है। इसमें 22% हिस्सा चीन का है, 18% हिस्सा वर्ल्ड बैंक का है, 15% हिस्सा एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, 7% हिस्सा सऊदी अरब, 6% हिस्सा IMF, 4% हिस्सा UAE का है। अब अगर ये चार्ट आप देखेंगे तो देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कौन कितना कर्ज दे चुका है। आइए बताते हैं, जिस तरह से उधार ना चुकाने वाले लोगों को आप और उधार नहीं देते होंगे। भाई आपका कर्ज किसी ने लिया हो, उधार मांगा हो आपसे और वो देने का नाम ना लेता हो और बार बार ऐसा करता हो, जब आप पैसा मांगे दूसरी तरफ देखने लगता हो, उसी तरह से पाकिस्तान का भी कर्ज ना चुकाने का इतिहास है और इस वजह से कई देश ने उसे अब कर्ज देने से मना कर दिया है। बचने लगे हैं वो भी दूसरी तरफ देखने लगे हैं। साल 2024 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 4,357 करोड़ रुपए का कर्ज देने से इनकार कर दिया था। दरअसल वर्ल्ड बैंक पहले ही पाकिस्तान को बहुत कर्ज दे चुका है, उसने चुकाया ही नहीं है। साल 2023 में सऊदी अरब उसने भी मना कर दिया, पाकिस्तान को ब्याज मुक्त लेन देने से इनकार कर दिया, जबकि वो हमेशा ये कहते हैं इस्लामिक देश की मदद नहीं करेगा। लेकिन बावजूद इसके सऊदी अरब ने खुलकर स्टैंड लिया 2023 में, हम इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देंगे, आप उस पर इंटरेस्ट दीजिए। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में कर्ज दे चुका है जो पाकिस्तान ने अभी तक चुकाया नहीं, गप कर बैठा है। मई 2023 में IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया था। पाकिस्तान पर IMF का भी कर्ज है और आपको यह बताना भी जरूरी है कि कल ही पाकिस्तान ने चीन से, ये देख लीजिए, ये पूरा कट ऑफ है जिसमें आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का कुल कर्ज है
उसमें सबसे ज्यादा उसको कौन देता है? चीन 22%, 18% वर्ल्ड बैंक का है, 15% एशियन डेवलपमेंट बैंक का, 7% सऊदी अरब का। अब ये सब भी दूसरी तरफ देख रहे हैं जब भी वो कर्ज मांगता है। 6% IMF का है, 4% यूएई का। आपको ये बताना भी जरूरी है कि कल ही पाकिस्तान ने चीन से 11,680 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। सोचिए, भारत को युद्ध की चेतावनी देने वाला पाकिस्तान कर्ज लेकर युद्ध लड़ना चाहता है। उधार के हथियार भीख मांग मांग कर हथियार खरीदना चाहता है, भीख मांग कर लड़ना चाहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान अजीबोगरीब स्थिति में दरअसल आ गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से वो भारत को परमाणु हमले की धमकियां दे रहा था, लेकिन अब ये सुनिए, भारत पर हमला ना करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में क्या कहा? वो कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में उनका कोई हाथ नहीं है और भारत उन पर हमला ना करे क्योंकि वो पलटवार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पलटवार इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी बस शुरू हुई है। कई लोग हंस रहे हैं, आप भी सुनिए। आज दुनिया में दो जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, तीसरे की तैयारी है। रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास युद्ध, जिसके बाद अब सबकी निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर है। इस तनाव के बीच तमाम देशों का रक्षा खर्च तेजी से बढ़ा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन यानी सिप्री की नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का अगर आप सैन्य खर्च देखें, आर्मी एक्सपेंडिचर, तो उसमें 2024 में लगभग 9.5% के आसपास की वृद्धि हुई है, 9.4%। और अब यह खर्च 235 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खर्च में 80% भागीदारी शीर्ष के 15 देशों की है, जिनमें भारत टॉप 5 देशों में शामिल है। दुनिया में 37% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। अमेरिका का जो रक्षा खर्च है वो लगभग 87 लाख करोड़ रुपए का है। इसके बाद चीन का है 27 लाख करोड़ रुपए। रशिया का उसके बाद देखिए रक्षा बजट 13 लाख करोड़ रुपए का है, जो आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर। 7,80,000 करोड़ रुपए के साथ रक्षा बजट में चौथे नंबर पर है जर्मनी, जबकि भारत का रक्षा खर्च 7,50,000 करोड़ रुपए हो चुका है। रक्षा खर्च के मामले में पाकिस्तान भारत से काफी पीछे 29वें स्थान पर है। उसका रक्षा खर्च 87,000 करोड़ रुपए का है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से करीब 9 गुना ज्यादा है। आप भारत देखिए 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान को देखिए 29वें नंबर पर, 29। पिछले 10 वर्षों में भारत का रक्षा खर्च 42% बढ़ गया है। अब भारत बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बियां बनाने में खुद सक्षम है। पिछले 10 वर्षों में दुनिया का रक्षा खर्च 37% बढ़ चुका है। साल 2024 में दुनिया के हर हिस्से के रक्षा बजट में इजाफा हुआ। युद्ध के वैश्विक खतरे के बीच हर देश अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देशों के रक्षा खर्च में 17% के उछाल देखने को मिला है। इजराइल और गाजा के युद्ध के बीच पश्चिमी एशिया के देशों का रक्षा खर्च 15% बढ़ गया है। इस डेटा से पता चलता है कि दुनिया के रक्षा खर्च में 60% हिस्सेदारी सिर्फ 5 देशों की है, जिनमें अमेरिका, रशिया, चीन, जर्मनी और भारत शामिल है। इन देशों की दुनिया की जीडीपी में हिस्सेदारी 52% से ज्यादा है। अब देखिए दुनिया में सैन्य खर्च किस तेजी से बढ़ रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में तनाव किस पैमाने पर बढ़ रहा है। 2024 में दुनिया की कुल जीडीपी का 2.5% हिस्सा रक्षा पर खर्च हो रहा है, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यूक्रेन अपने कुल जीडीपी का 34% रक्षा बजट पर खर्च कर रहा है। यानी युद्ध की वजह से यूक्रेन को अपनी जीडीपी का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा अपनी सुरक्षा पर खर्च करना पड़ रहा है, जबकि इजराइल अपनी जीडीपी का करीब 9% रक्षा पर खर्च करता है।
रक्षा बजट बढ़ाने का असर दुनिया में दूसरे खर्चों पर पड़ रहा है। कई देशों ने अपने दूसरे खर्चों में कटौती की या उन्हें कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर जीडीपी से तुलना करें तो भारत का कुल रक्षा खर्च जीडीपी का 2.27% है, 2.27%। आज रक्षा बजट के मामले में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना ही नहीं है। जहां दुनिया में भारत 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान 29वें नंबर पर। यानी भारत इस मामले में टॉप 5 देशों में है, जबकि पाकिस्तान टॉप 25 देशों में भी शामिल नहीं है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान के कुल बजट से भी काफी ज्यादा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ही तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले में कहीं टिकता ही नहीं है। हकीकत यह है कि भारत को सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान के अलावा चीन को भी देखना होता है, जो लगातार अपना बजट बढ़ा रहा है, और इस तरह भारत के लिए अपने रक्षा बजट में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। आज भारत को दोनों सैन्य मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल सच ये भी है कि पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत के आगे कहीं नहीं ठहरता, और इस वजह से आज वो पूरी तरह से दहशत में है। कभी गिदड़ भभकी देते हैं न्यूक्लियर वॉर की, अगले ही दिन कहते हैं कि भारत ना मारे क्योंकि हम नहीं रिटेलिएट करेंगे। मतलब आप देखिए, और वो भी डेप्यूटी पीएम उनके बोल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ही नहीं, भारत के अंदर भी राजनीतिक खलबली मची हुई है। जरा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इस हमले के बाद विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, और सत्ताधारी बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों को प्रचारित कर रही है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला की संवेदनशीलता को दरकिनार करते हुए हमारे देश के कुछ नेता इसको राजनीतिक नफा नुकसान का मौका बना लेते हैं। मौका। आज कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर डाला गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उसमें से गायब है। इस पोस्टर में कांग्रेस ने टाइटल भी यही दिया है। वो लिखते हैं कि जिम्मेदारी के समय गायब। ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस के इस पोस्टर से बीजेपी बिफर गई। उन्होंने कांग्रेस के पोस्टर को पाकिस्तानी सोच से जोड़ दिया। उन्होंने एक और पोस्टर एक्स पर डाला, जिसमें पीएम के पोस्टर की तुलना लंदन के पाकिस्तानी उच्चायोग की उस तस्वीर से की, जिसमें पाकिस्तान राजदूत भारतीय प्रदर्शनकारियों का गला काटने का इशारा कर रहे थे। 2 दिन पहले लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के आगे पहलगाम हमले को लेकर भारतीय समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी कर्नल तैमूर राहत ने फाइटर पायलट अभिनंदन की तस्वीर लेकर भारतीयों को इशारा किया, और इसके साथ ही उन्होंने गला काटने का भी इशारा किया था। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं। लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए, वो सिग्नल दिए जा रहे हैं। वाहवाही लूटी जा रही है। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद विवादित बयान दिए थे। बीजेपी ने नेताओं की तस्वीरें लगाते हुए लिखा था कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पीआर एजेंट्स के बराबर है। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस पोस्टर के बाद ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर ट्वीट किया। हालांकि अब कांग्रेस ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था। आज चारों तरफ से सोशल मीडिया पर घिरने के बाद जब चारों तरफ से इस बात की भत्सना होने लगी कि जब एक वक्त पर पूरा देश ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर हमला करें, ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को लेकर पूरे देश में सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, और शायद ये वजह है कि रात होते होते कांग्रेस ने एक्स से अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। आज हम आपको कांग्रेस के उन नेताओं के विवादित बयान भी सुनवाना चाहते हैं, जिनके आधार पर बीजेपी ने उनको पाकिस्तान का पीआर एजेंट लिखा था।
कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पहलगांव के मुद्दे पर संसदीय सत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता पहलगांव हमले को लेकर पीड़ितों पर ही संदेह जता रहे हैं। इन लोगों का दावा है कि पीड़ित झूठ बोल रहे हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर किसी को गोली नहीं मारी। इनका मानना है कि आतंकियों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मारने से पहले धर्म पूछे। ऐसा कहकर शायद वो किसी खास वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनके ये बयान संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर गए। आज हम आपको इन नेताओं के वो संवेदनहीन बयान सुनवाना चाहते हैं। सरकार का फेलियर नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। मेरा ये कहना था इंडस वाटर ट्रीटी का, ये जंग भी हुआ लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी रही और इस ट्रीटी का एहतराम किया जाना चाहिए क्योंकि ये कारामत ट्रीटी है। इससे हिंदुस्तान को तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान को जरा ज्यादा आराम है, उनको ड्रिंकिंग वाटर है, उनको ये जो है इरिगेशन के लिए वाटर है। तो मैंने इम्प्लीकेशन बताई है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मान लीजिए हम पाकिस्तान पानी रोकते हैं, एक इम्प्लीकेशन ये है कि पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर कैन सबमर्ज। अगर हम ये तजुर्बा करेंगे, ये तो अब एक्शन और काउंटर एक्शन वाली बात है, लेकिन हमारी गुजारिश दोनों सरकारों से यही होगी कि थोड़ा सा इस वक्त दे मस्ट कीप देयर कूल। हम बहसत कश्मीरी, हम बहसत बाशिंदे जम्मू कश्मीर के यही कहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब कभी भी कज्जिया होता है, जब कभी भी कोई झगड़ा होता है, उसके डायरेक्ट कैजुअलिटीज यहाँ के लोग होते हैं। सो एज विक्टिम्स एज वी हैव बीन एवर, we will request both the governments to keep their cool. ಯಾರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೊಡಬುಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು? सोचिए, इन नेताओं की माने तो जिन महिलाओं ने पहलगांव हमले में अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, वो झूठ बोल रही है। इन नेताओं के मुताबिक जिन पीड़ितों ने बताया कि उनके परिवार को हिंदू होने की वजह से मारा गया, वो झूठे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में हुए हमले या भारत की जवाबी कार्रवाई के खिलाफ इस तरह के विवादित बयान दिए गए। उरी आर्मी कैंप पर हुआ आतंकी हमला हो, पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर आत्मघाती हमला, इन सभी में विपक्ष के नेताओं ने संदेह जताते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिए। कुछ विपक्षी नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। यही नहीं, एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि पुलवामा और भगवान श्री राम का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। ये सब देखने के बाद देश में बस एक ही आवाज उठती है कि कुछ दिन तो मुंह बंद रख लो। अब देखिए, अगर प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर डाली जाती है जिनमें उनका सिर गायब दिखाया जाता है, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है एक पूरी पार्टी की मानसिकता पर, एक ऐसे वक्त पर जब पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि वो कौन सा बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन अब हम उस खबर की बात करेंगे जिसकी चर्चा कल शाम से हो रही है। यह चर्चा भारत के उस 14 साल के युवा टैलेंट की है जिसने ये दिखा दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए आईपीएल मैच में एक ही नाम छाया रहा। वो नाम है बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का। उन्होंने मात्र 38 गेंदों में 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें 11 छक्के जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि हम मैच के हाइलाइट्स देख रहे हैं। उन्होंने दिग्गज गेंदबाजों को मैदान में हर कोने में मारा। क्या मोहम्मद सिराज, क्या प्रसिद्ध कृष्णा, क्या राशिद खान। 14 वर्ष के लड़के के आगे बड़े बड़े गेंदबाज बेबस नजर आए। उन्होंने गेम के बाद अपने पिता से भी बात की है। आपको बता देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनका तीसरा आईपीएल मैच है। उनसे एक बार पूछा गया कि हर बॉल में तुम बाउंड्री मारने की कोशिश क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा हर बाउंड्री में जब सिक्सर मार सकते हैं तो ये सिंगल क्यों लेना सर। नामुमकिन को मुमकिन बना दे, इतने दिलेर हैं हम, दुनिया को झुकाना आता है हमें, क्योंकि शेर हैं हम। नमस्कार।